देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अर्थात ऑर्गेनिक मीन्स जैव, और इवोल्यूशन विकास, इवोल्यूशन। तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक जैव विकास। तो देखिए, जैव विकास में क्या है, थोड़ी सी एक कथा टाइप की है, वो आपको सुनना पड़ेगा। पहले जब पृथ्वी आग का गोला थी, या सब आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में, नहीं पढ़े हो तो ये अलग से जब मैं कवर करवाऊंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हो, पढ़ोगे। तो पहले आग का गोला थी, जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसमें क्या हुआ, मैंने आपको एलगी के बारे में पढ़ाया, तो उसमें कौन सी इकाई थी जो सबसे पहले पृथ्वी पर आई थी। तो सबसे पहले पृथ्वी पर काई आई थी, काई आई थी। तो काई के बारे में एलगी में आप लोगों ने पढ़ा कि उसमें किडनी वगैरह नहीं होते, तो मतलब उसके अंग नहीं होते उनमें, डायरेक्टली थे। तो पृथ्वी पर पहले जीव हुआ है तो उनमें किडनी वगैरह नहीं थी, यही सब आपको पढ़ना है और लिखना है। तो सबसे पहले एलगी आया था, ठीक है। फिर साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया आके क्या किया, साइनोबैक्टीरिया आके पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाया जो वायुमंडल में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है लोग, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर साइनोबैक्टीरिया आया, फिर इवोल्यूशन होता गया, ठीक है। इवोल्यूशन होता गया, फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ऑर्गेनिज्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेढक वगैरह आए, उनके अंगों का विकास होने लगा, और ये विकास होने में बहुत सारे अरबों साल लग गए। फिर क्या हुआ, जलीय जीव आए, ओके। तो वो लोग, उनमें मेढक वगैरह थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग जमीन पर आने लगे तो उभयचर हो गए। फिर उभयचर हो गए तो फिर उन्हीं से जैव विकास होता हुआ आया। तो फिर पृथ्वी पर, थल पर, तो भूमि पर रहने वाले जीव आए। उन्हीं में एक आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा बंदा है, चिंपांजी, वो आया। फिर फिर उन्हीं में से इवोल्यूशन होते हुए इंसान बना। पहले इंसान ऐसे चलता था, फिर बाद में ऐसे हुआ, करेक्ट। तो फिर इंसान आ गया, उसी को बोलते हैं जैव विकास। इसमें बहुत करोड़ों साल लग गए। फिर आगे के तो आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। तो धीरे धीरे आए, फिर इस प्रकार सिंपल से जटिल बनते गए। तो पहले जीवों के जो अंग थे, तो जीवों के जो अंग थे, जीवों के अंग पहले कैसे थे, सिंपल थे, करेक्ट। फिर डेवलप होकर इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो फिर कैसे बन गए, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब पहले किडनी, फेफड़ा, लंग्स, ये सब आए गए। पहले ये सब नहीं थे इनमें। इसमें जो बॉडी के पार्ट्स थे वो इस तरह बटे नहीं थे कि किडनी का कार्य अलग है, फेफड़ा का कार्य अलग है। पहले सिंपल थे, पहले एक ही अंग होता था, करेक्ट, जैसे था एल्गी। फिर एवोल्यूशन होकर कॉम्प्लेक्स में बन गए इनके अंग। इस तरह चलता गया, फिर इंसान आए। देखिए, इवोल्यूशन में मेनली 4 प्रकार के प्रिंसिपल हैं जो पढ़ाए जाते हैं, और वही उन्हीं प्रिंसिपल की जरूरत हमें पड़ती है। देखिए, उन 4 प्रकार के प्रिंसिपल्स में पहला था लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क ने अपनी एक बुक लिखी,
फिलोसफी जूलॉजी का। तो लेमार्क ने अपनी एक बुक लिखी, पहले लेमार्क का सिद्धांत। ये बुक लिखी उन्होंने। तो इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो लेमार्क का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने बताया कि वातावरण की जो जीव होते हैं, उनके जो जीव होते हैं उन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव मतलब अनुकूलन पड़ता है उन पे। तो जैसे वातावरण होगा उसके अनुसार उनके जो अंग होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल था। अंग डेवलप कैसे होने लगते हैं, देखिए जैसे जैसे करंट में, अभी अफ्रीका में देखिए आप, और इंग्लैंड में, तो यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के लोग वाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सनलाइट बहुत कम होती है, करेक्ट। और अफ्रीका में लोग ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है, करेक्ट। इसीलिए तो जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जो कलर है उनका, वो है सनलाइट के कारण। मतलब ये क्या हुआ, वातावरण हुआ। ये वातावरण, या फिर इसी को बोल सकते हैं इन्वायरमेंट या पर्यावरण, वही है। तो सनलाइट का प्रभाव पड़ा ह्यूमन में, जिसके कारण उसकी जो स्किन थी वो ब्लैक बन गई। इसी प्रकार इस सनलाइट का प्रभाव पड़ा ह्यूमन में, तो उसकी स्किन वाइट हो गई। तो वातावरण का प्रभाव पड़ा ना ह्यूमन में, इसी प्रकार वातावरण का प्रभाव पड़ता है जीवों पर, जिसके अनुसार उनमें अंग बनते हैं वातावरण को जो अपने में अडॉप्ट कर लें। जैसे देखिए बहुत साल पहले अफ्रीका में क्या था, अफ्रीका में पहले एक बकरी थी। कौन थी? बकरी। तो क्या हुआ कि बहुत सारी बकरियां आ गई अफ्रीका में। पहले तो घास आई होगी, फिर बकरी आई। तो बकरी बहुत सारी बकरियां हो गई, तो वे क्या कर डाली, पूरी जो घास थी, घास को चर के खत्म कर दी, जो भूमि की घास थी। फिर क्या हुआ, फिर जो ऊपर घास थी, जैसे पेड़ बड़े बड़े, तो क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हुई है। घास धीरे धीरे खत्म हुई होगी, पूरा एक दिन में तो न चल रही होगी। तो उसके अनुसार क्या हुआ, धीरे धीरे इन बकरियों का सिर सिर जो गर्दन के पास था, तो गर्दन के पास का सिर उठने लगा, गर्दन उसकी ऊंची होने लगी। यह गर्दन ऊंची होते हुए थे बहुत साल बाद, कई पीढ़ियां बीत गई, 50 पीढ़ियां। उसके बाद क्या हुआ, जो बकरी का था, बकरी में इवोल्यूशन हुआ, वातावरण का प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, बकरी से उसकी जब गर्दन बड़ी हो गई तो जिराफ बन गई। गर्दन बड़ी बकरी वाली बड़ी गर्दन वाली बकरी बकरी क्या बन गई, जिराफ बन गई। क्यों? इवोल्यूशन के कारण। तो इस प्रकार इवोल्यूशन हुआ, तो बकरी में क्या हुआ, अंग डेवलप हुई। कौन सा अंग डेवलप हुआ? लंबी गर्दन, जिस कारण वो जिराफ बन गया। तो इस प्रकार लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव जीवों में पड़ता है, जिसके अनुसार उनमें क्या होते हैं, जीवों का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उनमें अंग अंग डेवलप होते हैं, जो वातावरण के अनुकूल रह सके। देखिए यदि इसमें लंबी गर्दन नहीं होती बकरी की, तो क्या बकरी सरवाइव कर पाती इन्वायरमेंट में? नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि घास केवल ऊपर थी, तो उसको खाने के लिए बकरी अपनी सिर उठा उठा कर खा रही। तो इस प्रकार उसे खाने के लिए उसने अपने गर्दन को बढ़ाया। हालांकि उस लंबी बकरी को हम जिराफ बोलने लगे, उसका अलग नाम दे दिया क्योंकि वो बकरी से अलग थी। तो इस प्रकार जो जहाँ बकरियों की संख्या
कम थी तो वहाँ घास रह गई, घास नहीं पूरी खत्म हुई, लेकिन अफ्रीका में ख़त्म हो गई थी तो वह जिराफ में कन्वर्ट हो गई। करेक्ट। तो इस प्रकार आई थिंक आपको लैमार्क का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। तो इन अंगों को क्या बोलते हैं? इन अंगों को बोलते हैं उपार्जित अंग। तो ये अंग क्या होते हैं? इसमें इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, यह कहला है लंबी गर्दन इवोल्यूशन कारण उत्पन्न हुआ। तो इन्हीं जो अंग जो एक्स्ट्रा बनते हैं इन्हीं को कहते हैं उपार्जित अंग। करेक्ट। तो इनको बोलते हैं उपार्जित अंग। और ये उपार्जित अंग देखिए दो प्रकार के होते हैं। गर्दन का इन्होंने बहुत यूज किया, लंबी गर्दन हो गई। करेक्ट। तो जो अंग यूज होते हैं वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, करेक्ट। और जो यूज नहीं होते वो क्या होते हैं, धीरे धीरे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होना उनका खत्म होने लगता है। स्लोली। करेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। जैसे अभी इसका एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन में जो अपेंडिक्स होता है, जो क्या होता है ह्यूमन में, जैसे बकरियों में होता है, एनिमल्स में होता है। तो अपेंडिक्स क्या करता है, सॉरी अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या करता है, जो लकड़ी टाइप का खाना आप लोग कुछ भी खा लो तो उसको पचाने का काम करता है। जैसे घास फूस हो गई ना जो हार्ड होती है, उसको बकरी गाय भैंस वगैरह पचा लेती है खा के। लेकिन आप लोग नहीं, भूसा वगैरह आप लोग नहीं खा सकते। करेक्ट। तो उसी क्या हुआ, वो अब इसमें हम लेते हैं अपेंडिक्स, किसमें, ह्यूमन में। तो अपेंडिक्स क्या है, धीरे धीरे ह्यूमन में यह छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले हमारी पुरानी पीढ़ियों में ये बहुत तगड़ा होता था। क्यों? क्योंकि इसका यूज करते थे लोग, गन्ना वगैरह चबाते रहते थे। आप लोग भी खाए होंगे, हम लोग भी खाए। तो क्या होते थे, अंदर ले लेते थे, उसको चबा लेते थे और वो पच जाता था। लेकिन अब नई पीढ़ी में क्या है, कोई गन्ना खाता ही नहीं, किसी गलती होती नहीं कि वो अंदर डका ले। तो क्या है कि ये अपेंडिक्स जो है धीरे धीरे काम करना करता जा रहा है, बंद करता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे करेगा। तो अभी ह्यूमन में क्या है, छोटा होता जा रहा है क्योंकि उसका यूज कम हो रहा है। इसलिए अगली पीढ़ी में स्लोली वह ऐसे धीरे धीरे करते करते वह खत्म हो जाएगा। और जिसका परिणाम यह होगा कि लोग चबा ही नहीं पाएंगे। यदि अंदर किसी तरह से चला भी गया तो बाहर फेंक देगा टमी आपका। करेक्ट। तो सिमिलरली यह उनमें भी होता है जो वेजिटेरियन होते हैं। क्या होता है, शुरू में वो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो चलता है उनमें, उनका स्टमक जो होता है वैसे नॉन वेज को पचाने की हिम्मत रखता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे प्योर वेजिटेरियन हो गए ना, तो यदि ऐसा नहीं कि एक महीना आप नॉन वेज मत खाओ पूरा वेजिटेरियन हो जाओ, ऐसा नहीं। जब 8-10 साल हो गए तो वेजिटेरियन हो जाओगे तो क्या होगा, जो आपका स्टमक होगा वह एडॉप्ट कर लेगा। करेक्ट। तो आपका स्टमक जो होगा वो एडॉप्ट कर लेगा और केवल वेज ही वो पचा पाएगा, नॉन वेज को ऊपर फेंक देगा, वो पचाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, जब आप लोग बहुत एज के हो जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब खाने को आप लोग चबा नहीं पाओगे, दांत गिर जाएंगे। तो उस समय हम मांस आप लोग नॉन वेज उसको चबा सकते हो, खा सकते हो। लेकिन वो क्या होगा, तब वो रिवर्स मार के फेंक देगा। करेक्ट। तो इस प्रकार आपका जो स्टमक होता है वह नॉन वेज और वेज में फर्क करके उसको एडॉप्ट कर लेता है। फिर वह आप चाहोगे प्रीवियस जैसे काम करे तो
करना शुरू करे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक आपको ये पूरे समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इसमें एक चीज और भी है जो इसका आखिर इसको अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया। तो इसमें ये है कि देखिए, इसमें तो ठीक है, लंबी गर्दन सब जब उन्होंने वैज्ञानिकों को समझाया तो इसको मान लिए, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने एक प्रयोग किया, एक चूहे को पकड़ा और उसकी जो पूंछ थी, पूंछ को उन्होंने काटना शुरू किया। तो पूंछ को उन्होंने काटना शुरू किया। पहली पीढ़ी में उन्होंने काट दिया, फिर दूसरी पीढ़ी में काट दिया, फिर तीसरी पीढ़ी में काट गया। लेकिन पूंछ क्या था, चूहे का जब नई पीढ़ी आती थी तो वैसा ही पूंछ होता जैसे नॉर्मल चूहे का होता था। इसी प्रकार करते करते 22 पीढ़ियाँ हो गई। लेकिन जब 23 पीढ़ी वाला चूहा फिर आया, उसकी भी पूंछ नॉर्मल थी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, क्या लैमार का जो सिद्धांत है ये क्या प्रूफ हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी में भी उन्होंने उसके अंग को पूंछ को खत्म कर दिया, सेकंड में भी सिमिलर किया। इस प्रकार करते करते 22 पीढ़ियाँ हो गई। तो पूंछ तो 22 पीढ़ी तक में 22 पीढ़ी तक थी ही नहीं, 22 पीढ़ियाँ बिना पूंछ की थी, वो काट देते थे। तो जो अगली पीढ़ी थी उसमें भी कम से कम अगली पीढ़ी में थोड़ी बहुत तो छोटी होती, या फिर काट देते तो पूंछ ही ना होती। लेकिन वो क्या था, फिर नॉर्मल चूहे जैसे पूंछ थी। तो इस कारण लैमार के प्रिंसिपल को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। करेक्ट। तो ये था लैमार के प्रिंसिपल का असफल होने का कारण, ये सफल होने का कारण और ये असफल होने का कारण। करेक्ट। तो ये यही था लैमार का प्रिंसिपल। और क्या है, प्रूफ हो पाया है, प्रूफ हो पाया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? चूहे की वजह से। तो जैसे एक चूहा पूरे खेत को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार लैमार के प्रिंसिपल को चूहे ने बर्बाद कर दिया, कुतर खाया। तो देखिए, इसमें जब नई टेक्नोलॉजी आती गई, लोग पहचानते गए, तो इसमें एक और प्रिंसिपल दिया गया। वो कौन सा प्रिंसिपल था उसको हम अभी चर्चा करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रिंसिपल क्या है। दूसरे प्रिंसिपल में डार्विन ने क्या किया, एक बीगल नाम का जहाज था। क्या था? बीगल। करेक्ट। तो एक बीगल नामक का जहाज था, उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने बैठकर, काफी लगता है काफी रिच फैमिली से थे, तो क्या किया इन्होंने, पूरे जो पानी वाला जहाज था बीगल नाम का, उसमें बैठकर पूरे अर्थ का इन्होंने चक्कर लगाया। करेक्ट। उसमें इन्होंने जितने भी जीव पाए जाते हैं समुद्र के, करेक्ट, तो पूरे पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं उनका इन्होंने अध्ययन किया। और उन्हें जांच परख कर क्या किया, सभी जो जीव थे उनको जांच परख कर इन्होंने उन पर रिसर्च करके क्या किया, जांच परख करना किसी चीज के बारे में, पिछली और अगली चीजों को पता करना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। करेक्ट। तो रिसर्च किया और इस पर तो रिसर्च किया और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पशु पक्षी होते हैं, तो पशु पक्षियों की इन्होंने एक लैंग्वेज दी। उस लैंग्वेज इन्होंने बताया कि पशु पक्षियों की एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज। किसकी? पशु पक्षियों की। करेक्ट। तो पशु पक्षियों की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को इन्होंने कहा डार्विन पिंच। करेक्ट।
यदि आप भी कोई रिसर्च करते, फेमस होते, तो वहाँ भी आप अपना नाम, जैसे इन्होंने अपना नाम अटैच कर दिया, आप भी कर सकते, अभी भी कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोग पढ़ो और रिसर्च करो। तो इन्होंने डार्विन फिंच उस लैंग्वेज का इन्होंने नाम दिया। करेक्ट। अब आगे तो देखिए, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का इन्होंने प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया। करेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन का, वह नेचुरल सिलेक्शन क्या था? जब कोई भी स्पीसीज का, किसी भी जाति का जब ओरिजिन होता है, तो उसमें जो नेचर होती है वह क्या करती है? सिलेक्शन करती है। किसका? सुपीरियर का, जो सबसे बेस्ट होता है उसका वह सेलेक्ट करती है, उसको सिलेक्शन करती है, और वही इस नेचर में सरवाइव कर पाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ह्यूमन में जिनकी 3 आंखें होती हैं, या फिर 2 सिर, 3 सिर, ऐसे अनयूजुअल होते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन नेचर को क्या चाहिए? नेचर को यही चाहिए कि हम जैसे लोग हों, आप जैसे लोग हो, जो नेचर में सरवाइव कर सके। तो क्या होते हैं, वो 3 आंख वाले, 2 सिर वाले क्या होते हैं? म्यूटेंट हो जाते हैं। करेक्ट। उन्हें म्यूटेंट कहते हैं। और इसके बारे में क्या होता है, उनके जो जीन्स होता है उनमें चेंज आ जाते हैं, कुछ जिस कारण होता है। ऐसी चीज़ें होती रहती, लेकिन वो क्या होते हैं, नेचर उनका सिलेक्शन उसी करती है जो सरवाइव कर पाते हैं। तो वे चीज़ें क्या होती हैं, वह नेचर में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। जब सिलेक्शन करता है नेचर, तो वह नेचर के वातावरण के प्रतिकूल होता है, इस कारण वह सरवाइव नहीं कर पाती। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि डार्विन ने जो नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत दिया वह किससे है? स्पीसीज के ओरिजिन से संबंधित है। और उसमें जब कोई भी स्पीसीज का जब ओरिजिन होता है, किसी भी स्पीसीज का जब ओरिजिन होता है, तो नेचर खुद सिलेक्शन करती है किसका? जो नेचर के लायक हो, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें जो सुपीरियर होता है, जो बेस्ट होता है, जो नेचर में सर्वाइव करने लायक होता है, तो नेचर खुद उसका सेलेक्ट करती है। और वह आप लोग हो, सभी लोग हो, हम लोग हैं जो वातावरण के अनुकूल आज जीवित है। करेक्ट। तो आप अपने आप को सुपीरियर समझो जो जीवित हो। करेक्ट। तो जितने भी जीव होते हैं उनमें उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया उसमें बताया, क्या दिया उन्होंने सभी जीवों का अध्ययन करके देखा, मानव का भी, जितने भी जीव जंतु हैं सभी का। तो उन्होंने क्या बताया, यदि मानव भी चाहे तो ऐसा हो सकता है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उन्होंने बताया, पहली थिंग क्या है, जीवों में जो संतान है उसकी उत्पत्ति की अपार संभावनाएं हैं। अपार संभावना है मतलब कोई भी जीव है वो संतान बहुत सारे पैदा कर सकता है। करेक्ट। तो बहुत सारे उत्पन्न करने की जो संभावना है, जो बोल सकते हैं, जो फ्यूचर में कितनी संतानें आ सकती हैं, तो अपार, अनगिनत आ सकती हैं। कैसे? देखिए, जो मानव, जैसे मानव का एग्जाम्पल लीजिए, तो ह्यूमन में जो एक स्पून, जो एक जब एक बार इरेक्ट होता है ह्यूमन का स्पर्म, तो क्या होता है उसमें, ये 10 लाख होते हैं। करेक्ट। मतलब 1 मिलियन। तो केवल इनमें कौन से, केवल एक ही स्पर्म को अनुमति होती है कि वह एक ओवरी से जाके कनेक्ट कर पाए। करेक्ट। जिससे फिर एक का क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर ये इसकी आगे रिप्रोडक्शन में चर्चा करें, रिप्रोडक्शन सिस्टम में, तो आगे जाइगोट बनता है। तो इससे क्या बोल सकते हैं, यदि उसी प्रकार यदि इसमें से ऐसा हो, करेक्ट, कि बहुत सारे जो ओवरी हैं, वो यदि हम 10 लाख ले लें, अभी ये 10 लाख है, यदि इनमें से इनको पूरे 10 लाख से यदि फर्टिलाइजेशन करें, जाइगोट बने, तो क्या होगा, ह्यूमन में भी अंडे की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी, तो बहुत सारे 10 लाख संतानें हो सकती हैं।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना है। तो ये हो गया। देखिए लेकिन संतान जो उत्पत्ति है उसके बाद उन्हें जीवन का, लेकिन जो संतान की उत्पत्ति होती है तो इसकी उत्पत्ति में क्या होता है, जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। देखिए जैसे आप ले लो मुर्गी का अंडा ले लो, करेक्ट। जब ये अंडा फोड़ता है तो क्या होते हैं, उसके पंख होते हैं अंडे की, जो ये चूजा निकलता है तो उसके जो पंख होते हैं तो वह बहुत झपटता है, उधर उधर अपने फोड़ने की कोशिश करता है। उसकी जो चूजे की जो माँ होती है वह नहीं फोड़ती है अंडे को। वह क्यों नहीं फोड़ती है, क्योंकि यदि आज उसने संघर्ष नहीं किया तो उसके पंख कमजोर हो जाएंगे और वह उड़ नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगा। मतलब वातावरण के अनुकूल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी उसका शिकार कर लेगा। तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इसी प्रकार सभी जो चूजों को संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें खुद फोड़ना पड़ता है, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है सभी को। तो जीवों को संघर्ष करना पड़ता है और इन जीवों में जो बचेगा वही आगे जाके नेचर में सरवाइव कर पाएगा। तो जो यहाँ पास में बताया तो आपको शॉर्टकट बताया, लेकिन धीरे धीरे अपन डोज देते हैं ना लॉन्ग यहाँ पास, करेक्ट। तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो संघर्ष होता है वह कितने भी प्रकार का भी हो सकता है। जैसे देखिए जैसे होता है सजातीय संघर्ष, सजातीय संघर्ष। अब यह संघर्ष कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब शेर होता है, शेर में आप देखो तो शेर में क्या होता है, जब शेरनी बच्चे देती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 4-5 होते हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जो शेर होता है ये कुछ जो मेल लायन होता है उसको खा जाता है और फीमेल को छोड़ देता है। तो उसे क्या है, एक ही जाति के हैं तो इन दोनों के बीच संघर्ष करना पड़ा। इसी को बोलते हैं सजातीय संघर्ष, करेक्ट। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे करके फिर देख सकते हैं। दूसरा हुआ अंतरजातीय संघर्ष। ये कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा बकरी और शेर। देखिए जो शेर होता है वो बकरी को दौड़कर शिकार करता है। तो शिकार में क्या होता है, यदि बकरी को वह पा लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, बकरी जो है वो संघर्ष में हार गई और शेर जीत गया। वह भूखा है, यदि वह जीत गया तो उसको खाने में गया तो जीवित रह जाएगा और बकरी उसके पेट में घुस जाएगी, करेक्ट। लेकिन यदि बकरी भागने में कामयाब हो गई और शेर हार गया तो क्या होगा, शेर भूख के मारे मर जाएगा और बकरी भाग जाएगी। तो क्या होगा, एक कंडीशन वह है जिसमें बकरी जीत जाती है। इसी को वो बोलते हैं अंतरजातीय संघर्ष। क्यों, क्योंकि दोनों की जाति अलग है, बकरी अलग जाति का है, शेर अलग जाति का है, करेक्ट। जाति तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें जूलॉजी में नहीं पढ़ा हो तो आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और सब्जेक्ट को। तो जाति अलग अलग है, तो इस प्रकार के संघर्ष को बोलिए अंतरजातीय संघर्ष। तो यहाँ पर 2 प्रकार के संघर्ष, तो यहाँ पास से 2 संभावना है, ठीक, करेक्ट। तो इसमें ज्यादातर शेर ही जीतता है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा अंतरजातीय संघर्ष। अब देखिए अब तो अगला होता है वातावरण का संघर्ष। इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। देखिए वातावरण संघर्ष वह संघर्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन में कई बच्चे ऐसे होते हैं जब
बेबी जब बॉर्न होता है तो उसमें क्या होता है, किसी की 3 आंखें होती है, किसी के 3 सिर होते हैं। तो वह क्या होते हैं, वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वातावरण से उनका संघर्ष चालू रहता है। क्यों? क्योंकि वातावरण को इंसान में क्या चाहिए, 2 आंख और 1 सिर ही चाहिए। तो चूंकि उसकी 3 आंखें हैं, इसलिए उसकी 3 आंखें हैं, लेकिन नेचर को क्या चाहिए, नेचर को चाहिए 1 आंख वाला, 2 आंख वाला इंसान चाहिए, ह्यूमन चाहिए। तो इसमें क्या होता है, उसका संघर्ष होता है, किसके, वातावरण से संघर्ष होता है। लेकिन इसमें जो 3 आइज वाला है, इसको नेचर नहीं चाहती, तो वह संघर्ष में हार जाता है। और उसकी परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि वह जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन 2 आइज वाला कॉमन है, रहेगा, तो वह सरवाइव कर पाता है वातावरण के संघर्ष में, क्योंकि नेचर को 2 आइज वाला चाहिए। तो यह हो गया वातावरण का संघर्ष। करेक्ट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें से 80% जीव मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी संघर्ष में नेचर जब सिलेक्शन करती है अपना, तो इसी संघर्ष में 80% जो जीव होते हैं, 80% जीव वह क्या होते हैं, वह हार जाते हैं और फलतः उनकी डेथ हो जाती है। यदि 80% भी जीवित भी रहे ना, तो क्या होगा, पृथ्वी पे जीवों की लाइन लग जाएगी। जैसे यहाँ पर ये सब यदि पॉसिबल हुआ तो आदमी याद भी रहेगा अर्थ पर।